प्रणाम करता हूं अपने हास्य गुरु आदरणीय श्री राजू श्रीवास्तव जी को और लीजिए उन्हीं का एक अंदाज। अरे संगठा, पगला गए हो का? दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? दिमाग से सोचो, दिमाग से। जब देखे खाने में। दोस्तों, बहुत मशहूर और बड़े पुराने किरदार कुछ एक आपके बीच लीजिए। बरगुरदार देखिए, बुद्धि का होना और बुद्धि का अमल करना, ये तो कोई भागवंती ही बता सकती है। भागवंती, तुम इन्हें बताओ कि बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कन्हैया लाल साहब। अरे राधा बेटी, कोरोना चल रहा है, हाथ धो लिया कर, मास्क लगा ले राधा बेटी। गुलशन ग्रोवर साहब। वेरी बैड मैन, कोरोना किसी का भी सगा नहीं है, बच्चे से लेकर बुढ़े तक किसी को हो सकता है, हल्दी वाला दूध पीते रहिए। अमिताभ बच्चन साहब। अरे भाई देखिए, हम इतनी सुरक्षा और घेरे के बीच में रहते हुए, इतने साधन अपनाते हुए कोरोना के लपेटे में आ गए, अभिषेक जी आ गए, तो कोई भी आ सकता है। देखिए, होनी ना होनी ईश्वर के हाथ है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। आए। और दोस्तों, एक दो और फरमाइशें आती रहती हैं अक्सर, तो ट्रेन और बच्चों के लिए एक दो छोटे छोटे इफेक्ट। मे यू हैव अटेंशन प्लीज, द ट्रेन फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल इज कमिंग ऑन राइट टाइम। और अंत में राजकुमार साहब। ना तीर से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हाँ, थैंक यू। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे वो अमित गुप्ता जी हैं, टैक्स लॉयर हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खुद। और ये बहुत सारी प्रतिभाओं के जो हैं धनी हैं। ना सिर्फ ये लॉयर हैं, इनका मतलब कि जो सिंगर भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, और भी बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंदर छिपी हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सर, आप ये बताइए, आपने जब बचपन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो तब आपने क्या सोचा था कि आपको एक वकील बनना है या फिर आपको एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है, बॉलीवुड में जाना है? पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को मुखातिब होने का अवसर दिया है। लेकिन जहाँ आपका क्वेश्चन है उसका मैं सीधे सीधे आंसर ये देता हूँ कि बचपन से ही मैं आर्टिस्ट, ये सब ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, मेरे गुरुजनों की थी। हाँ, ये ज़रूर है, मैं संगीत प्रेमी था। आपने बात करी मिमिक्री की, स्टैंड अप कॉमेडियन, लाफ्टर, इन सब चीज़ों में मेरा सरोकार नहीं था। मैं केवल और केवल संगीत से बहुत प्रेरित था। और मैं बिना किसी गुरु के, मेरी माता जी मुझे भजन सुनाया करती थी, तो मैं अक्सर गाया करता था। और पढ़ाई में ईश्वर की दया थी, सरस्वती की कृपा थी कि मैं ऑन एन एवरेज एक अच्छा स्टूडेंट था। तो मेरे दोनों चीज़ें चलती रहती थी साथ साथ। अच्छा, मतलब संगीत में थोड़ी ज़्यादा रुचि थी पढ़ते समय ही? तरह से ही संगीत में रुचि थी। तो आपका स्कूल की पढ़ाई का अगर पूछे तो उस वक्त कैसे हालात थे? स्कूल जब आप जाया करते थे, क्या कौन से स्कूल, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं आप या कैसे पढ़े हैं? देखिए, गांव में हमारा एक छोटा सा स्कूल था। मतलब एक तरीके से बहुत किसी वो घर में ही स्कूल चल रहा था। कक्षा 5वीं तक अगर मैं बात करूं तो नर्सरी से 5वीं तक उसके जो प्राध्यापक और वन मैन शो थे, मास्टर मीर सिंह सैनी जी थे, जिनका पूरा दारोमदार था मेरे इस पढ़ाई के ऊपर भी। और साथ में मास्टर महेंद्र सैनी थे, जिन्होंने मुझे संगीत में जितना उनसे बन सका मैक्सिमम तालीम दी। और फिर 6वीं से 8वीं तक मैं गांव में सरकारी स्कूल में सारी तालीम मिली? 6वीं से 8वीं तक तालीम तो मुझे बचपन से ही मिलती गई। मम्मी का साथ था और मास्टर महेंद्र सिंह सैनी जी का तो साथ ये था। मास्टर जी स्कूल में ही पढ़ाते थे या अलग से जाते थे आप? नहीं 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 नहीं, मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते थे। उनको शौक था हारमोनियम बजाने का, वो साथ में, अरे यहाँ आओ। हाँ, नहीं तो हमने तो देखा आजकल के, आज भी किसी सरकारी स्कूल में कोई हारमोनियम नहीं बजाता, तो उनका अपना था। जी जी जी, उनके पास अपना हारमोनियम था, अपना। तो उसकी वजह से आपको सरकारी स्कूल में होने के बावजूद ये सुविधा मिली, जो कि अब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में लोगों को मिलती है। जी 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 जी, ठीक है। तो फिर आप ये वकील बनने के सफ़र के बारे में बताएं। तो फिर आप ये फिर संगीत की तरफ ज़िंदगी क्यों नहीं गई, या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट की तरफ कैसे गए आप? वो भी आप बड़ी बेहतरीन करते हैं, वो भी आपसे करवाएंगे। फिर आप ये कैसे एक वकील की तरफ मुड़ गए?
देखिए सर, सच्चाई ये है कि मेरे जो अपने जीवन का अनुभव ये रहा कि हालांकि इसको लोग नेगेटिव ना लें, मेरे जीवन का अनुभव ये रहा अजय जी कि हम कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर करवाता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको हमें बेहतरीन जरूर करना चाहिए। हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ईश्वर कराता है, परंतु हम हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, हम जो कर रहे हैं उसको बेहतरीन जरूर करें। रही बात आपका क्वेश्चन जैसा सीधे है कि मैं वकालत में कैसे आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था वकालत में, कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 12th किया, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। 12th के बाद चांस ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में सिंगिंग के लिए सिलेक्ट हुआ तो उसी दौरान सिंगिंग में थोड़ी टाइम कंजम्पशन हो रही थी, और मेरे को एक शख्स ले गया कि आज भाई कॉलेज में ऑडिशन है, तुम मेरे साथ रहोगे तो हौसला बढ़ेगा। तो उस टाइम चांस की बात है कि बीच में मैंने कोई जोक क्रैक कर दिया। अच्छा। और वो मर्यादा का पार्ट नहीं था, परंतु उस जोक क्रैक करने की वजह से मैं यूथ फेस्टिवल में सिलेक्ट हुआ बतौर थिएटर आर्टिस्ट कि आप 3 साल इस कॉलेज के लिए थिएटर करेंगे। जो जोक किया था वो थोड़ा मिमिक्री में किया था या फिर नॉर्मली किया था? वो जोक कुछ नहीं है, मैं जागरणों में जाता था और जागरणों में बीच में कहीं हंसी की बातें होती हैं तो वो कभी मुझे उस टाइम का जोक याद था, तो वो जोक मैंने जस्ट क्रैक किया था। एक उसे आप हास्य कह लें, मिमिक्री कह लें, या गाँव की अम्मा थी एक, उसके ऊपर मैंने जोक क्रैक किया था। थिएटर में आपकी वहाँ से एंट्री हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ हम ये नहीं है कि वकील हैं सिर्फ इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं, कि आप बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ना कि हम एक ही काम कर सकते हैं और बहुत सारे काम नहीं कर सकते, और वो किसी एक लाइन में चले जाते हैं तो उनका वो टैलेंट दब जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनका टैलेंट उभरा हुआ है अभी भी, और इनके अंदर है, और ये आज भी उस फील्ड में भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों में हैं। और ये ऑडिशंस के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे इनाम भी जीत के आए हैं दूसरे फील्ड में भी, और वकालत के तो इनके कहने ही क्या। तो वहीं पे वापस लिए चलते हैं जहाँ पर हम थे। आप जो बता रहे थे वो कैसे कैसे फिर सफ़र आगे बढ़ा? सफ़र फिर मैं बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद मैं पूरी तरह से, पापा जी का किराना शॉप है और चाचा जी मेडिकल स्टोर करते हैं, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे। तो बस हुआ ये कि कुछ मनमुटाव तो नहीं कहेंगे, जनरेशन गैप था जो फादर के साथ होता ही है कि भाई मेरी बातें कुछ उन्हें और उनकी बातें कुछ हमें नहीं भाई। तो बस उसी दौरान एक शख्स हैं मिस्टर अग्रवाल, पूरा नाम योगेश अग्रवाल जी है, मैं कहीं जाने अनजाने में उनसे टकराया। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो आज की डेट में वकील सीए हैं। वो कहते थे कि मेरे फादर एडवोकेट हैं, मुझे तो वकालत ही करनी है। और मैं कहता था यार मैं गुप्ता हूँ, एक टाइटल सा है यार, मैं तो सीए ही करूँगा, आई विल डू ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मिस्टर अग्रवाल मुझे मिले जब मैं बीकॉम विद कंप्यूटर में पूरी तरह से, मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, दुकान पे बैठ जाते हैं, चलता रहेगा सब अच्छा। ना पिताजी से जनरेशन गैप और वो कहा सुनी हुई होती, मैं बड़ा परेशान। तो मैं योगेश अग्रवाल जी जो हमारे मित्र हैं, और तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा भैया देख, पूछने आया है तो एक ही बात कर ले, सीधा बिना कहे आंख बंद किए हुए टैक्सेशन की वकालत कर लो। साहब हमें ये नहीं पता कि फॉर्म कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, मन में जुनून की भैया के पास या तो जाते नहीं, अब कहा है तो करेंगे ही। बस वो कहीं से फॉर्म, ईश्वर की कृपा रही, लोग माध्यम बनते चले गए और मैंने अपनी टैक्सेशन की वकालत पूरी की। तो फिर ये इसको कैसे, जो आपका जो शौक़ बन चुका था, इसको कैसे ज़िंदा रखा और कैसे कैसे आप ऑडिशंस में गए? उससे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि एक थोड़ी सी मिमिक्री आप कर दीजिए ताकि दर्शक भी जुटे रहें और इनका भी मन लगता रहे। किसकी करना चाहेंगे वो भी आप पे छोड़ता हूँ। देखिए परमात्मा के बहुत करीब हमारे पास में ब्रिज धाम है, तो ब्रिज धाम में ब्रिज की भाषा एक अलग भाषा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फिल्म स्टार बहुत हैं, लेकिन मैं आपको आज एक यूनिक आइटम दिखाता हूँ कि अगर ब्रिज धाम के जो पंडित जी वगैरह होते हैं तो वो किस तरह से बोलते हैं। आप मथुरा साइड की बात कर रहे हैं? जी जी जी। ब्रिज, राधे राधे भैया, राधे राधे, सुखी रहो भैया, करम ते बड़ो कछूना है, अगर कर्म तुम करते रहोगे ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बस कर्म में यूँ याद रखो कि काई को अहित ना हो। कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए जो देश की चिंता ना छोड़ के अपने घर में भर रहे हैं। पर मेरी आत्मांते कहना है यू, अगर कोरोना के टाइम में तुम किसी के साथ छल कपट करोगे तो वाह को पाप 100 गुना लगेगा। यू पूरे विश्व में महामारी है भैया, राधे राधे। किसी एक्टर की कहें तो? एक्टर आप अगर कुछ किसी का नाम लेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, अदरवाइज देखिए जैसे हमारे लीजेंड है धर्मेंद्र जी, अगर उनका नाम ले तो? धर्मेंद्र जी की अगर आप बात करेंगे तो मैं एक छोटा सा पुट धर्मेंद्र जी का सुना देता हूँ। जी।
औरों के घर पर जब बिजली गिरती है तो मजा लेने वाले बहुत होते हैं रानी माँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन ये बिजली तुम्हारे घर पे गिरेगी और आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा रानी माँ। तो ये एक तो फिर ये जो आपका ये मिमिक्री वाला है, और ये फिर ये कैसे जिंदा रखा आपने, गाने वाला और ये सारा, जी जी और कैसे आप इसके कॉम्पिटिशन्स में भी जाते रहे? जी, मैं लॉ जब कर रहा था तो लॉ में मेरा रुझान सही बताऊं तो मिमिक्री की तरफ चला गया, जी। और लॉ के फाइनल ईयर के आते ही लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 उस टाइम आया था। अच्छा। अगर मैं मिमिक्री ज़रूर करता था, लेकिन लाफ्टर चैलेंज जो पार्ट 1 आया था जी। तो उसमें मेरे आदरणीय गुरुजी श्री राजू श्रीवास्तव जी को मिलना तो पॉसिबल था ही नहीं, मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर बस उनको देख के एक हास्य लोगों के चेहरे पर हंसाने की मेरे मन में रही, और मैं घर में बैठे बैठे इन चीज़ों को करता रहा। कहीं ऑडियंस में गया सिंगिंग के लिए हूँ, लेकिन उस पर ट्रायल किए। तो लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 में मैंने अपना ऑडिशन के लिए एक रिकॉर्डिंग भेजी। फलता ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग में मैं सेलेक्ट हुआ ऑडिशन में। अब साहब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस हुआ ये कि अप्रैल में वहाँ से शो की स्टार्टिंग, और अप्रैल 2006 में ही मेरे लॉ के फाइनल एग्ज़ाम थे। तो मेरे को अपने मंतव्य ने भी और लोगों ने एक ही बात कही कि वकालत जब या तो ना करते अलग बात है, लेकिन बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हो तो वकालत छोड़ के कहीं और नहीं जाओगे। ज़िंदगी पूरी पड़ी है, आप कलाकार हैं, बने रहेंगे। बाकी फिर हमने यही डिसीजन लिया कि अभी लॉ को छोड़ा नहीं सर, होल्ड। वो मौका था, ठीक है, बॉम्बे जाते, लाफ्टर चैलेंज का पार्ट 2 हमारे लिए। अब सर वहाँ अगर सेलेक्ट नहीं होते, हम ऑडिशन ही तो हुआ था मान लो पहले राउंड में, लेकिन सर विद्या थी, सरस्वती थी, ठीक है वो भी मंच है सरस्वती का दिया हुआ है, लेकिन डिसीजन यही रहा कि मैंने लॉ को बखूबी किया। उसके फ़ायदे भी मुझे मिले। मैंने आगे उसके बाद एजुकेशन की, MBA फाइनेंस मैंने किया। अब उसके बाद फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला। इसके साथ साथ मैं एक सूचना भी दे देता हूँ कि अगर आप लॉयर हैं और आप MBA फाइनेंस किए हुए हैं, तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंट्स का खेल है, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोविजंस का खेल है, कंपनीज लॉ का खेल है। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप LLB हैं और MBA फाइनेंस हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी में आपको 2 पेपर एग्जम्प्ट हो जाते हैं। अच्छा। एक अहम सूचना है, हम भी अवेयर नहीं थे इससे। अच्छा। हाँ। बड़ी अच्छी सूचना आपने जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए दी है। तो अब आपकी वकालत पे भी आ जाते हैं, और जो आप टैक्स के वकील हैं, और टैक्स का भी सवाल ले लेते हैं एक, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना टैक्स कैसे बचाएं, और पहले बचाना तो छोड़िए, अब जैसे कि ऑनलाइन हो गया तो इसके क्या बेनिफिट हैं या फिर नेगेटिव है ये लोगों के लिए, जो ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक कहावत है, साइंस इज ए ब्लेसिंग और कर्स, विज्ञान वरदान या अभिशाप। कोई भी चीज़ होती है उसके प्रॉस कॉन्स दोनों होते हैं। मैं इसके पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिजिटल होने से एक फ़ायदा हुआ है कि आप वेदर यू आर काउंसिल, वेदर यू आर असेसी, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 24 घंटे की आज़ादी साहब आपके हाथ में है जी। कोई आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी है, ऑडिट कंप्लाइंस करने हैं, इवन दो आप असेसमेंट्स करा रहे हैं, अपील करा रहे हैं, वट एवर एल्स मे, सर सिंपल सी बात है, 24/7 आपके पास इंटरनेट और सिस्टम है, आप 24/7 अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। जी। प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस की हैं चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की हैं, उस पर सारी सूचना उपलब्ध है। कोई रिटर्न की डेट बढ़ती है, ऑडिट की डेट बढ़ती है, आपको कंप्लाइंस कब पूरे करने हैं, साहब आपके पास आपकी ड्यूज़ क्या क्या हैं, रिटर्न की डेट्स कैसे आ रही हैं, ऑडिट के लिए डेट्स कैसे आ रही हैं, वो सब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल है उस पर सब डिपार्टमेंट की तरफ से आते रहते हैं। फ़ायदे हैं साहब बहुत सारे हैं। सर नुकसान सबसे बड़ा नुकसान जो है, मतलब सही बताऊं तो ये कि भारत में टैलेंट बहुत है, लेकिन जो एक छोटी सी कमी है कि हम आज के काम को कल पर टालते हैं, जबकि बहुत समय से पूर्वज और आदि ऋषि हमें कहते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, ये बड़ी प्रचलित है
बात आज करे सो अब पर में, लेकिन अगर उसका नेगेटिव है तो बस यही है कि गलती से आपने ये सोचकर कि मेरी तिथि 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, 15 दिन बाद है अंतिम तिथि, और आज आपके पास समय है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नुकसान सर ये भुगतना हो सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। हो सकता है कल जब आप करने बैठें आप इतने बिजी हों, कोई आपके साथ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिजिटल के साथ जुड़े हुए हैं तो जो आपके पास उपयुक्त समय है उस समय में डेट कौन सी है उसकी परवाह ना करते हुए काम कर लें। उसके बाद सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, आपने फर्स्ट डेट पे काम कर लिया तो आपके पास एक ऑप्शन खुला होता है, इफ़ यू विल फाइंड any of the deficiency in your work which is done on the first date that you can rectify। परंतु आपने तीसरी डेट का इंतजार किया तो आपके हाथ से ऑप्शन निकल जाते हैं कि आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ये लॉ के प्रोविजन है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट को अपडेट करता है। उस दिन ऐसा होता है 2 से 4 घंटे वेबसाइट नहीं चलती हैं। साहब ये देखिए कि आप जिस दिन करने बैठे वेबसाइट 4 घंटे नहीं चल रही होगी, आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है आपके नेट की स्पीड ना हो। और साहब कोरोना ने तो इतना कुछ सिखा दिया है कि आप ये देखिए कि जिन बच्चों को हम मोबाइल से, टैब से और टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रख रहे थे, आज चांस की बात है कि हमें पूरी की तरह मतलब कंप्लीट ही तो हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि आपका जो जीएसटी का पासवर्ड क्या है वेबसाइट का, वो कभी लॉगिन करके देखते ही नहीं कि उन्होंने अकाउंटेंट को ड्यूटी सौंप रखी है, हो क्या रहा है उनके अकाउंट में। फिर पता चलता है कि आपके तो ये बहुत सारे पेनल्टी आप पे लगी। तो इनके लिए आपको क्या कहना, उनको कैसे सतर्क रहना चाहिए? देखिए सतर्क रहने में सीधा सा मैं एक बात कहूँगा कि आप अपना काम जो है, फाइलिंग जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से कराएं। दूसरी बात ये है कि आप बीइंग एन असेसी, बीइंग एन क्लाइंट, अपना पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ही जनरेट करें। लोग सोचते हैं काउंसिल हमारे से फीस ले रहा है, उसको ही सब कुछ सौंप दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बतौर मैंने अपने 16 साल की प्रैक्टिस में अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर अपने क्लाइंट के लिए शेयर नहीं किया। और इसमें यह भी पाया गया है कि मेरे पास भी कुछ क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं साहब अब हम वहाँ से किसी कारणवश नहीं काम करा पा रहे हैं, हम शिफ्ट हो गए हैं या कोई और रीज़न है, हमें वो पासवर्ड ही नहीं दे रहे हैं। साहब चलो वो तो नहीं दे रहे, आप अपने पासवर्ड अपने साथ रखें। अगर कोई पासवर्ड ना दे तो लेकिन उनके नाम से ही उनकी फर्म है तो फिर वो उसमें उस केस में कैसे क्या करें? उस केस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉरगेट पासवर्ड, जी, वो फॉरगेट पासवर्ड हो जाते हैं। इनकम टैक्स के पासवर्ड अगर कोई आपको नहीं दे रहा है, एक छोटा सा उसको प्रयास करना है कि डिजिटल सिग्नेचर बनवा लें। वैसे तो 3-4 स्टेप होते हैं कि पासवर्ड को फॉरगेट करने के, उससे भी नहीं होता है तो डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के बाद वो पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड आप जनरेट कर लेते हैं, वो सिस्टम। अच्छा, वो पासवर्ड जो होता है पुराना डिलीट हो जाता है। जी जी। तो पहली तो बात यही है कि आप अपना पासवर्ड ही किसी को ना दें। जी, लेकिन वो पासवर्ड तो लेना पड़ता है, लेकिन ओटीपी अपने पास रखें, मोबाइल नंबर अपना डालें। सर सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन गैप होगा कब? जब आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन आईडी आपकी होंगी तो कोई चीज़ मिसमैच हो ही नहीं पाएगी, सब चीज़ आपको पता लगती रहेगी। थोड़ा सा एक ये बता दीजिए, आम लोग जो चाहते हैं कि वो अपना टैक्स कैसे बचाएं, क्या क्या एक नौकरी पेशा आदमी अपना टैक्स कैसे बचाए और एक बिजनेसमैन? देखिए सर, स्लैब्स के हिसाब से बता दीजिए क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है। देखिए सर, टैक्स बचाने की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है टैक्स, ये तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। लोग जो साल में केवल एक बार रिटर्न भरते हैं वो 10 मिनट के लिए चाहे तो फ़ोन पे डाटा दे देंगे, मोबाइल पे डाटा दे देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं। आप अपने काउंसिल से साल में, चाहे आप एक छोटी रिटर्न भर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं, अपने काउंसिल से साल में 4 बार जरूर मिलें। छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीज़ें अपने काउंसिल से शेयर करें, आपको सारी की सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। वरना क्या होगा, आप साल में जब लास्ट, उसके पीछे कारण बताता हूँ, कारण क्या होता है। अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की गतिविधियाँ जो हैं उसको आपने 1 अप्रैल जो अगली शुरू होने वाली है तब आपने काम करना है। और आपके पास ऑप्शन तो जा ही चुके हैं, चाहे वो सेविंग का है, चाहे टैक्स प्लानिंग का है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, फ़र्ज कीजिए अभी हम जो इस समय पर बैठे हैं, ये समय है 2020-21। जो 2020-21 है, इसकी जो रिटर्न की प्रक्रिया आएगी, असेसमेंट की
रिटर्न की प्रक्रिया आएगी वो 1 अप्रैल 2021 से आएगी। आप अपने प्रोफेशनल से 1 अप्रैल 2021 से पहले जी कम से कम 2 या 3 मीटिंग करें, वर्चुअल मीटिंग करें, टेलीफोनिक मीटिंग करें, ईमेल आईडी से, कुल मिला के आप उसके संपर्क में रहें। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी। साहब आप तो जाते ही तब हैं जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है, सर मेरी रिटर्न भर दीजिए, ना आपकी टैक्स प्लानिंग हो पाएगी, आपके पास ऑप्शन नहीं बचे ना। जी, मतलब टाइम पर आप करते रहिए सब चीज़, तो आपका जो टैक्स इस ठीक। वर्ष, सिंपल सी बात है सर कि एक वित्तीय वर्ष का जो आकलन होता है रिटर्न भरने के लिए वो अगले साल होता है, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम रिटर्न भरने के समय पर जाते हैं जिस वित्तीय वर्ष में हम काम कर रहे होते हैं। सर देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि एक डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है लेडीज़ की का, वो पूरे, अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस एक्ट की बात करें तो आई थिंक 9 मंथ्स 10 डेज है, जो मैंने लॉ में मेडिकल का एक्ट पढ़ा था। साहब आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि 9वें महीने में प्रसूति होगी। आप पहले महीने डॉक्टर से मिलते हैं, दूसरे महीने मिलते हैं, तीसरे महीने में वो अल्ट्रासाउंड भी कहता है, चौथे महीने में वो कहता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, 6वें महीने में वो कहता है आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, 8वें महीने में वो कहते हैं आप इस तरह का खाएं ना खाएं। साहब आप डिलीवरी का इंतजार ना करें ना, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको एक सरल शब्दों में, जैसा आपने देखिए, आप पत्रकार लोग हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं और कैसे पूछ लेते हैं, मैंने उसी भाषा में एक जवाब देने की कोशिश की है कि आप मतलब कोशिश ये करें कि जब आपका एंड रिजल्ट आ रहा है, एंड रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन उसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए जो उस इम्तिहान की टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपका मिलना जरूरी है। हाँ, नहीं तो आप लॉस में जाओगे, आपको घाटा होगा। तो अब वापस हम आ जाते हैं वकालत से घूमकर टैलेंट पर, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो जाना चाहिए, एक बार वहाँ चला जाना चाहिए, एक बार वहाँ चला जाना चाहिए, थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए, यही नियम भी है, प्रकृति का भी नियम है। तो सिंगिंग का आपको बचपन से ही था, तो आप बॉलीवुड गाने भी बहुत सारे गाते होंगे, उनको हम छोड़ देते हैं, और मुझे लगता है कि भजन भी आप गाते हैं, आप मुझे बता रहे थे इससे पहले। तो कोई, मैं चाहूँगा कोई भजन आपकी पसंद का, आप 2 लाइन सी उसकी चाहे गुनगुनाना चाहें तो आप ज़रूर। ये भजन बहुत हैं, लेकिन मतलब एक सच्चाई ये है कि भजन सुनने से ज़्यादा भजन पर अमल करना ज़रूरी है, वरना वो कहते हैं ना कि अच्छी बात कलयुग में जी रहे हैं तो पता नहीं। चलिए एनीवे, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी बातें तो दीवारों पर लिखी होती है, लेकिन आदमी अच्छे व्यवहार से जाना जाता है। तो मैं बहुत मेरे दिल के करीब एक भजन 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, तो ये तो भजन हो गया। और अगर हम चाहें कि कुछ कॉमेडी में आप जैसे कि आप उसमें रहे हैं, उस तरह से कुछ करना चाहें या फिर कुछ और, तो अपनी पसंद से, मैं नहीं कह रहा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक सुना दीजिए। देखिए, कॉमेडी का जहाँ तक विषय है कि कॉमेडी 2 तरीके से होती है। एक कॉमेडी वो जो हम प्रकट करते हैं, एक कॉमेडी वो है जो पब्लिक हंसती है। अब मिमिक्री के साथ साथ क्या है, अब आपको मैं बताऊं कि मिमिक्री में जैसे माँ सरस्वती की और गुरुजनों की कृपा से मेरी मिमिक्री में ऑन एन एवरेज 60 से 70 तरह की आवाज़ें और इफ़ेक्ट हैं। अब जो बच्चे हैं वो राजकुमार साहब की आवाज़ पे नहीं हंसते, या उन्हें पता ही नहीं है, वो कहते हैं हमें ट्रेन की आवाज़ चाहिए। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल सा, बड़ा अलग सा एक भोजपुरी अंदाज जो मैंने अपने द्वारा क्रिएट किया, 4 लाइनें जो मेरी अपनी क्रिएशन है, उनमें से 2 लाइनें मैं आपको अलग तरीके से सुनाता हूँ। अरे ओ छत ओ राहु ललाई के बौनी। देखिए साहब, बात यह है कि मुझे बिहारी नहीं आती, अगर मैं बिहारी करके दिखा रहा हूँ तो वो मिमिक्री है। हाँ जी। ओ छत ओ राहु ललाई के बौनी हो गुजरिया जा जा, कात्रमा का पूर्ण मलाई के आज गुजर ली जाए। ये एक माता जी की आराधना है। मुझे नहीं आती थी, पर बिहारी समाज में जाते जाते उनके साथ पूजा करते करते उस चीज़ को हमने अपनाया। और एक मैं 2 लाइन और, फिर अगर बात चली है तो कुछ गाने हैं जिनको अगर हरियाणवी लोग गाने लगें तो कैसे गाएंगे। अच्छा।
वो गाने बॉलीवुड के हैं पर हरियाणवी लोग गाने लगें तो कैसे गाएंगे। अच्छा, अपने अंदाज में अगर हाँ जी, वो हाँ अपनी खड़ी बोली उसमें अगर वो जोड़ जी, दें। जी। अरे टिन डिन 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 डिन। रे कोई ताल से गया, कोई माल से गया, रे कोई जान से गया, रे कोई जहान से गया। ओए लुट गई टुन 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 टुन। अरे लुट गई सारी कंटरी, इश्क दी गली विच नो एंट्री रे भाई, नो एंट्री। तो ये डिपेंड करता है कि माहौल क्या है। और हाँ, मतलब इसको पूरा हरियाणवी टच जो है आपने दे दिया। जी 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 जी। ये बड़ा अच्छा था। अब कोई किसी मतलब कि आप जो आवाज़ भी निकालते होंगे विभिन्न तरह की, जी 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 तो वो भी मैं चाहूँगा कि एक कोई या तो जानवर की या किसी। जी। हाँ देखिए मैं आपको जानवर की आवाज़ में जैसे बात करें तो या पक्षी की निकाल नहीं सकें नहीं वो। ठीक है हम जानवर की जरूरी आपने कहा नहीं है, जानवर की कहा है तो ऐसा नहीं। देखिए मतलब हाथी जो हैं राजा हैं, उनको राजा कहा जाता है। जैसे शेर एक राजा है पर उसका भोजन मांसाहार है, तो इसी तरह से जो शाकाहार राजा हैं वन्य वो हाथी हैं। जी तो मैं हाथी की एक आवाज़ आपको छोटी सी देता हूँ। बेहतरीन। तो अब हम फिर घूमकर वापस टेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो अगर कॉमेडी की हम बात करें तो कॉमेडी में आप किसको अपना गुरु मानते हैं और किससे ज़्यादा इंस्पायर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जहाँ तक कॉमेडी की बात है, मतलब अगर थोड़ा सा या ज़्यादा की बात नहीं है, पूर्णतः अगर मैं आज कहीं कोई कॉमेडी कर पा रहा हूँ, मिमिक्री एक अलग विषय है, अगर मैं कहीं कॉमेडी कर पा रहा हूँ या पब्लिक ने बतौर मुझे कॉमेडी के लिए कहीं लाइक किया है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय श्री राजू श्रीवास्तव जी को जाता है। जी जी। मतलब कैसे इंस्पायर हुए आप इनसे? वो बताया सर मैंने शुरू में आपको कि 2005 में उनको टीवी पर देखना हुआ। अच्छा। फिर बस कहीं उनका कोई प्रोग्राम बस टीवी पर देखते देखते कभी पब्लिक में कहीं कभी दूर से उनका प्रोग्राम देख लिया। बस उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बस हम कभी बतौर एडवोकेट और उनसे कभी मिलना हुआ हमारा, और हमने उनको कहा कि सर ये है। अच्छा। तो बस, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फादर का नाम भी राजू है। एक यूनिक चीज़ है, और मेरे फादर का नाम भी राजू है और राजू श्रीवास्तव जी का नाम भी राजू है। सबसे इसमें एक अहम बात और है कि मेरे फादर का नाम जो शास्त्रों के और ग्रहों के हिसाब से है वो नित्यानंद है, और राजू जी का नाम शास्त्रों के हिसाब से जो है वो सत्य प्रकाश है। लेकिन इन राजू दोनों के ही टाइटल नेम और वो हैं जिनसे मेरे फादर को और उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो बस उसी वजह से फिर उन्होंने सर पे हाथ रखा, उनके साथ शो में हमने जाना शुरू किया। और बॉलीवुड के अंदर मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई में भी मेंबर बनने में सब उन्हीं की प्रेरणा का सहयोग रहा। और एक हमें नेट से ही एक शख्स हैं सूफियान शेख जो बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनका अहम रोल रहा कि हम राजू श्रीवास्तव जी से पूरी तरह से शिष्य रूप में हम उनको समर्पित हुए। तो ये हो गई आपकी ये कॉमेडी वाली बात। अब आते हैं जैसे कि आप अपनी ईमेल आईडी भी हम दे दीजिए, वीडियो का अंत अब आ गया है, ताकि जो लोग टैक्स की सलाह लेना चाहें, आपसे बातचीत करना चाहें, आप ऑल ओवर इंडिया जो है अपनी सर्विसेज देते हैं टैक्स के बारे में, जिनकी शंकाएं हैं वो अपनी दूर कर लें। तो एक अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए और इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जी ईमेल आईडी की अगर आपने बात की है तो वैसे तो देखिए ये सुविधा है, प्रचार नहीं है मेरे। हाँ नहीं, बिल्कुल सुविधा हाँ, है। ये बहुत सारे सुविधा है, लोगों प्रचार को मिलते ही नहीं नहीं टैक्स लॉयर, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, नहीं तो सीए तक ही वो आ जा पाते हैं। जी क्योंकि हमारे आदरणीय गुरु कवि दिनेश रघुवंशी जी जो पूरे भारत में मशहूर हैं, बल्कि विश्व में मशहूर हैं कि माँ के ऊपर जिन्होंने हजारों मुक्तक लिखे, तो वो अक्सर कहा करते हैं कि आदमी की फॉलोअर कितने हैं ये मायने नहीं रखता, आदमी इंसान कितना अच्छा बना ये मायने रखता है। तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपने कहा है, और अगर हमसे ये कोई तो हमने सुविधा मांगी है आपसे। जी अमित गुप्ता AMIT GUPTA यही मेरा नाम है जिससे मुझे पहचान मिली है। अमित गुप्ता न्यूमेरिक 299 299 @yahoo.com। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका स्टूडियो में आने के लिए दस्तक इंडिया के। नमस्कार।